बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। बेटा हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लो अल्केन्स। बेटा साइक्लो अल्केन को डिस्कस करने से पहले मैं एक प्रिपरेशन का मेथड जो है उसको डिस्कस करना चाहूँगा। डी हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलाइड्स, इसको बेटा फ्री एंड सिंथेसिस भी कहते हैं। और ये फ्री एंड सिंथेसिस में हम बेटा डाई हेलाइड लेते हैं जिनको हम अल्काइल हेलाइड भी कहते हैं, उनकी डी हेलोजिनेशन करते हैं। आप जानते हैं डी हेलोजिनेशन क्या होती है। डी हेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हेलोजेंस। रिमूवल ऑफ हेलोजेंस, हेलोजन को हमने रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करना है? डाई हेलाइड से। और बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि जब हमने साइक्लो अल्केन बनाने हैं तो ये जो डाई हेलाइड होंगे बेटा ये टर्मिनल डाई हेलाइड होंगे। साइक्लो अल्केन बनाने के लिए हम जो डाई हेलाइड इस्तेमाल करेंगे बेटा ये टर्मिनल डाई हेलाइड होंगे। टर्मिनल डाई हेलाइड से क्या मतलब है? टर्मिनल डाई हेलाइड से मतलब ये है कि जितने कार्बन वाला भी आपने साइक्लो अल्केन बनाना है आप उतने कार्बन वाला डाई हेलाइड लेंगे, लेकिन डाई का मतलब दो, हेलाइड का मतलब हेलोजन। दोनों हेलोजन जो है बेटा वो आखिरी कार्बन के साथ लगे हुए होने चाहिए, आखिरी कार्बन से लगे होने चाहिए। टर्मिनल का मतलब एंड वाले कार्बन के साथ जो है वो हेलोजन एटम्स अटैच होने चाहिए। तो फिर आप टर्मिनल हेलोजन एटम को रिमूव करेंगे तो पहले और आखिरी कार्बन का बेटा जो है वो एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो रिंग बन जाएगी उनकी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम या जिंक की मौजूदगी में। और ये बेटा आपने याद रखना है कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन में हम ओपन चेन अल्केन बनाया करते थे अल्काइल हैलाइड से। यहाँ पे हम साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे। अब बेटा हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये है टर्मिनल एंड पे जिसमें डाइहैलाइड लगे हुए हैं, दोनों टर्मिनल डाइहैलाइड है। इसमें 3 कार्बन इसमें है पहले कार्बन के साथ, और आखिरी कार्बन के साथ बेटा हमने हेलोजन एटम अटैच किया है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है। 3 कार्बन वाला डाइहैलाइड है तो उसमें पहले कार्बन के साथ हेलोजन एटम लगा है और तीसरे कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच है। तो बेटा आपने क्या करना है, इसका सोडियम मेटल या जिंक मेटल से रिएक्शन करवा देना है। तो वो सोडियम मेटल क्या करेगी, वो इन दोनों हेलोजन एटम को रिमूव करवा के बना देगी NaBr। सोडियम मेटल इनको रिमूव करवा के बना देगी NaBr। और ये पहला और ये थर्ड कार्बन जो है बेटा ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। पहला और थर्ड कार्बन जो है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास आ जाएगा 3 कार्बन वाला साइक्लो अल्केन जिसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। इस तरह अगर हम 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन लेते हैं, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन का मतलब है कि 4 कार्बन वाला अल्केन था, उसके हमने पहले और आखिरी कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और उनकी जगह पे हेलोजन एटम लगा दिया। और हेलोजन हम इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रोमीन। तो ये बेटा पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है और ये चौथा कार्बन है। तो पहले और चौथे कार्बन के साथ ब्रोमीन लगे हुए हैं। ये दोनों ब्रोमीन बेटा जो है वो रिमूव करवा लेगी जिंक यहाँ पे और बना देगी ZnBr2। जब ये रिमूव हो जाएंगे तो बेटा पहले कार्बन का बॉन्ड खाली हो जाएगा एक और आखिरी कार्बन का बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। तो बेटा ये था फ्री एंड सिंथेसिस। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लो अल्केन। बेटा साइक्लो अल्केन जो है वो 4 कैटेगरी में, 4 क्लासेस में हमने उनको क्लासीफाई किया हुआ है। सबसे पहले हैं जी स्मॉल रिंग। स्मॉल रिंग जो होते हैं बेटा इनमें 3 या से 4 कार्बन एटम जो है ना वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये स्मॉल एंगल स्ट्रेन रखते हैं। स्ट्रेन का मतलब है खिंचाव। नेक्स्ट बेटा जो दूसरी टाइप है वो है कॉमन रिंग। इसमें जो है वो 5 to 6 और 7, 5 से 7 कार्बन एटम इसमें होते हैं और ये लार्जली वो कहता है कि अनस्ट्रेन्ड होते हैं, कि इनमें स्ट्रेन कम होती है, खिंचाव कम होता है इनके अंदर। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं मीडियम रिंग्स। मीडियम रिंग्स में 8 से 11 कार्बन एटम हो सकते हैं और ये इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट बेटा लार्ज रिंग है, ये 12 मेंबर्ड होती है और लार्ज हो सकती है, इसमें नो स्ट्रेन, इसमें कोई खिंचाव नहीं होता।
अब बेटा ये जो हम स्टेन की बात कर रहे हैं, स्टेन को जो है ना वो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था एक थ्योरी ने, जिसको हम कहते हैं बेयर्स स्टेन थ्योरी। बेयर्स स्टेन थ्योरी। स्टेन की बुनियाद पे बेटा कि खिंचाव कितना है रिंग के अंदर, उसकी बुनियाद पे हम साइक्लोअल्केन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो 1885 में एडोल्फ बेयर, इसने बेटा एक थ्योरी बनाई जिसमें इसने रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बताया, लेकिन इसकी थ्योरी जो थी वो सिर्फ एप्लीकेबल थी कुछ फर्स्ट फ्यू साइक्लो अल्केन्स के ऊपर। तो हम इसलिए कहते हैं कि उसने पहले चंद जो है वो पहले मेंबर साइक्लो अल्केन के जो है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में इसने एक्सप्लेन किया। बेटे हम स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास लेट्स सपोज कि ये एक का 3 कार्बन वाली रिंग है, साइक्लो अल्केन हम इसको कह देते हैं। हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब बेटा यहाँ पे हमें सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो सिंगल नज़र आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पता है कि इस रिंग में तमाम कार्बन जो हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी तो अल्टीमेटली वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखती होगी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी तो इसका मतलब है कि 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। अब बेटा जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है तो यहाँ पे हमें जो बॉन्ड एंगल नज़र आता है ना वो 109 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन वो 109.5 डिग्री से वो एंगल जो है वो कम होता है। ये जो एंगल है ये कम होता है 109.5 डिग्री से, ये एंगल कम होता है। तो इसको हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन, के एंगल में खिंचाव आ गया। अगर हम बात करते हैं बेटा साइक्लोप्रोपेन की, तो साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है जो आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं sp3 ऑर्बिटल्स के ज़रिए, और एक हाइड्रोजन के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5 डिग्री, लेकिन हमें जो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल बेटा मिलता है वो ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल हमें मिलता है यहाँ पे 60 डिग्री का। रिंग के दरमियान में, रिंग के दरमियान में कितना एंगल मिलता है? 60 डिग्री का। होना कितना चाहिए? 109.5 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन कितना में मिल रहा है? 60 डिग्री का एंगल हमें रिंग के दरमियान में यहाँ पे मिल रहा है। ये एंगल हमें 60 डिग्री का मिलता है, 60 डिग्री। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि ये एंगल जो है वो अपने नॉर्मल एंगल से जो है वो बहुत ही कम है। तो 2 बॉन्ड्स कार्बन बना रही है, यानी कि ये कार्बन है, ये एक इधर बॉन्ड बना रही है इस कार्बन के साथ, और एक इधर बॉन्ड बना रही है इस कार्बन के साथ। हर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से 2 बॉन्ड बना रही है, और एंगल आया 109.5 डिग्री की जगह पे 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। तो बेटा इस एंगल को जो है वो हम मेजर करते हैं कि कार्बन के 2 बॉन्ड हैं और 2 बॉन्ड के दरमियान में जो एंगल आ रहा है वो एंगल जो है बेटा वो कितना आ रहा है? 60 डिग्री का। इसका मतलब है एंगल स्ट्रेन हुई, एंगल पहले से कम हुआ है। तो हम 1/2 करते हैं, हम एक कार्बन के लिए मेजर करते हैं, तो हमें एक कार्बन में जो एंगल का खिंचाव नज़र आता है वो आता है 1/2 इंटू 109.5 माइनस 60 डिग्री। तो ये आ जाता है एक कार्बन के एक बॉन्ड में जो खिंचाव आ रहा है वो 24.75 डिग्री का खिंचाव हमें स्ट्रेन जो है वो हमें एंगल स्ट्रेन नज़र आ रही है। एंगल स्ट्रेन जो है बेटा वो साइक्लोप्रोपेन में एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना कार्बन का होना चाहिए था, लेकिन ये इफ़ेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पा रहे अल्केन की तरह, नॉर्मल अल्केन की तरह। कि sp3 ऑर्बिटल जो कार्बन के थे वो इफ़ेक्टिवली ओवरलैप एक दूसरे से नहीं कर पा रहे, और ये बनाना शेप जो है वो ओवरलैपिंग हो रही है। और ये बेटा जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है कार्बन का कार्बन के साथ, वो प्योरली सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, वो सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है। क्यों? क्योंकि जितनी नॉर्मल अल्केन में या ओपन चेन अल्केन में इफेक्टिवली जो है वो ओवरलैपिंग हो रही होती थी, यहाँ पे उतनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो नॉर्मली वीक बॉन्ड बनेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अल्केन। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो सिंगल और डबल बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ रखेगा। तो हम इस तरह के मॉलिक्यूल को जिसमें ऐसा बॉन्ड पाया जाता है इसको बेटा हम कहते हैं स्टेन्ड मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं हम इसको? स्टेन मॉलिक्यूल। ये हमने साइक्लो प्रोपेन की बेटा स्ट्रक्चर ड्रा की है, ये हमने उसके साथ हाइड्रोजन लगा के ओवरलैपिंग करके दिखाई है। नेक्स्ट बेटा अगर हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन जो है बेटा ये
भी एंगल स्ट्रेन रखता है, लेकिन इसका एंगल स्ट्रेन जो है ना वो साइक्लोप्रोपेन की निस्बत कम होता है। अब आपको एंगल स्ट्रेन का पता चल गया कि एंगल स्ट्रेन का मतलब है कि जब कार्बन एटम साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाते हैं तो वो नॉर्मल एंगल से उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है, उसको हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन बेटा साइक्लोप्रोपेन की निस्बत साइक्लोब्यूटेन में कम होती है। तो साइक्लोप्रोपेन में एंगल ऑफ स्ट्रेन बेटा आपने याद रखना है कि एंगल ऑफ स्ट्रेन जो है, या सिर्फ आप इसको स्ट्रेन भी कह सकते हैं, खिंचाव, खिंचाव जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। तो जिसमें खिंचाव ज़्यादा है, स्ट्रेन ज़्यादा है बेटा, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी। तो एंगल स्ट्रेन जो है डैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। एंगल स्ट्रेन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। तो अगर एंगल स्ट्रेन जो है वो साइक्लोब्यूटेन का वो कम है तो फिर साइक्लोब्यूटेन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी साइक्लोप्रोपेन से। लेकिन साइक्लोब्यूटेन बेटा उसकी स्टेबिलिटी तो ज़्यादा है, लेकिन वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन करता है। रिंग ओपनिंग रिएक्शन करने से मुराद ये है कि वो स्टेबल तो है साइक्लोप्रोपेन की निस्बत, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। उसकी रिंग फिर भी ब्रेक हो सकती है, ड्रास्टिक कंडीशन में वो रिएक्शन कर सकता है। साइक्लोब्यूटेन की रिंग जो है ना बेटा वो प्लेनर नहीं होती, ये फोल्डेड रिंग होती है। अगर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट मेंबर की साइक्लोपेंटेन की, तो साइक्लोपेंटेन जो है बेटा इसका एंगल ऑफ स्ट्रेन जो होता है, एंगल स्ट्रेन जो होता है वो मिनिमम होता है। इससे ये पता चलता है कि रिंग जो है ना वो उसके अंदर लीस्ट स्ट्रेन है और ये ज़्यादा स्टेबल होगी साइक्लोप्रोपेन से भी और साइक्लोब्यूटेन से भी। इसका मतलब है कि ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं करेगी। अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो फिर वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं करेगी। तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन साइक्लोपेंटेन जो है ये नहीं करती। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मेंबर, वो है साइक्लोहेक्सेन। अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन जो है ना बेटा उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होती है। स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा होती है साइक्लोपेंटेन की निस्बत। ये अकॉर्डिंग टू हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू। तो स्ट्रेन जैसे वह कहता है इसके बाद स्ट्रेन वैसे वैसे ही इंक्रीज़ करेगी जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीज़ करते जाते हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाते हैं स्ट्रेन वैसे वैसे स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो अब बेटा यहाँ से इस बात से हमें ये अंदाज़ा होता है कि स्ट्रेन वैसे वैसे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं। ये किसने बताया? ये बेयर्स थ्योरी ने कहा। ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने कहा कि अगर आप साइक्लोहेक्सेन से ऑनवर्ड साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन तक, तो उसने कहा कि स्ट्रेन कम हो रही थी। साइक्लोहेक्सेन पे स्ट्रेन आके बहुत ज़्यादा हो गई और उसके बाद जैसे जिस तरह आप कार्बन एटम की तादाद बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। अगर स्ट्रेन बढ़ती जाएगी इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। साइक्लोहेक्सेन और उसके हायर मेंबर जो थे ना बेटा हमने एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि वो दे आर क्वाइट स्टेबल, वो स्टेबल होते हैं। नॉर्मल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है बल्कि उससे अपोजिट है। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी नहीं कर रहे थे। अगर वो अनस्टेबल होते हैं तो उनमें स्ट्रेन होती है, अगर उनमें स्ट्रेन ज़्यादा पाई जाती है तो उनको रिंग ओपनिंग रिएक्शन करना चाहिए, यानी वो उनको अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं करते थे, वो अनस्टेबल नहीं थे, वो स्टेबल थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की, साइक्लोब्यूटेन की और साइक्लोपेंटेन की, तो बेटा ये वो कंपाउंड्स थे जो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इनमें जिस जिस तरह स्ट्रेन को उसने एक्सप्लेन किया था, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था, वैसे वैसे ही स्टेबिलिटी थी। फिर हमने क्या किया? हमने साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेप्टेन की, साइक्लोऑक्टेन की, मतलब हायर साइक्लो अल्केन की बेटा स्टेबिलिटी को मैयर किया। कैसे मैयर किया? हमने उनकी डिटर्मन की हीट ऑफ कंबस्चन। हमने हीट ऑफ कंबस्चन जो है वो डिटर्मन की। जितनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबस्चन है, हायर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबस्चन पर CH2 ग्रुप इंडिकेट्स रिलेटिव अनस्टेबल मॉलिक्यूल।
तो इसका मतलब है कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा अगर हीट ऑफ कंबस्शन जो है वो ज़्यादा होगी। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन के लिए पेंटेन के लिए तो बेटा ये डिक्रीज़ करती गई। डिक्रीज़ करती गई का मतलब क्या है कि यहाँ से ऊपर स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन साइक्लोहेक्सेन के ऊपर जो है बेटा इसकी जो वैल्यू थी वो अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी नहीं थी। साइक्लोप्रोपेन के लिए, साइक्लोब्यूटेन के लिए और साइक्लोपेंटेन के लिए जो हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यू आई थी बेटा वो एंगल स्ट्रेन के अकॉर्डिंग आ रही थी, यानी कि बेयर्स थ्योरी की अकॉर्डिंग आ रही थी। लेकिन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन और साइक्लोओक्टेन यानी कि हर मेंबर के लिए इसने कांस्टेंट जो है वो वैल्यू शो की, मिनिमम वैल्यू शो की। मिनिमम वैल्यू शो करने का मतलब है कि ये स्टेबल है, अकॉर्डिंग टू स्टेन जो है ये इसको फॉलो नहीं कर रही। अब उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये जो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन या हायर साइक्लोअल्केन है बेटा, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर नहीं होती। इनकी रिंग जो है वो पकड़ शेप की होती है। पकड़ शेप मतलब चेन की तरह की पकड़ शेप की होती है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रखते। साइक्लोअल्केन जो हायर साइक्लोअल्केन है वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रखते, वो पकड़ स्ट्रक्चर रखते हैं, चेन फॉर्म की, जिसको हम कहते हैं चेन की तरह की स्ट्रक्चर रखती हैं। और नॉर्मली ये दो तरह की कन्फर्मेशंस में एग्जिस्ट करते हैं, चेयर फॉर्म में और बॉट फॉर्म में। तो हमारे पास बेटा जैसे है जी साइक्लोहेक्सेन है, इसकी ये चेयर फॉर्म है जिसमें हर कोने पे हमें एक कार्बन नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो हर कोने पे हमें कार्बन नज़र आ रहा है। तो ये है साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म, और ये है साइक्लोहेक्सेन की बॉट फॉर्म, कि ये बॉट की फॉर्म में भी हो सकता है। जिससे क्या होता है, इससे बेटा स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आ जाती है। इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आ जाती है कि वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रखते, वो जो है वो पकड़ स्ट्रक्चर रखते हैं। इससे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये था बेटा क्लासिफिकेशन और बेयरस्टेन थ्योरी, जिसको हमने पढ़ा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।